आज हम लोग पढ़ेंगे संघ नाइडेरिया। कल हम लोग पढ़े थे पोरीफेरा का वर्गीकरण। पोरीफेरा का अर्थ हम समझ में आ गया था। पोरीफेरा मतलब होता है छिद्रधारी जंतु। छिद्रधारी जंतु अंग्रेजी में कहते हैं पोर बेरिंग एनिमल्स। तो इसके पश्चात आता है जब वर्गीकरण हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं या जैसे जैसे जैव विकास होता है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैसे जैसे जैव विकास होता है, जैव विकास परिभाषा होती है सरल जीवों से जटिल जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सरल जीवों से जटिल जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। तो ये जैव विकास ये क्रमशः लगातार असंख्य जो है वर्षों से, या हम कह सकते हैं इन्यूमरेबल टाइम, अनंत काल से जैव विकास लगातार चला आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। उसी जैव विकास के हिसाब अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। और दो प्रकार के जंतु हम लोग पहले पढ़े थे, एक नॉन कार्डेट होते हैं, दूसरे कार्डेट होते हैं। नॉन कार्डेट में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ एक कोष की यूनिसेलुलर पढ़ चुके, अब पोरीफेरा पढ़ चुके। इसका आता है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का नाम, इसका नाइडेरिया भी नाम होता है। नाइडेरिया मतलब नीडोसिल। नीडोसिल मतलब दंश कोशिकाएं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षाओं में अधिकतर आती है। दंश कोशिकाएं किसे कहते हैं? नाइडेरिया संघ नाम क्यों पड़ा? तो नाइडेरिया संघ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो है दंश कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं निमेटोसिस्ट। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको नीडोसिल। नीडोसिल जो होती है दंश कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसका नाम जो है नाइडेरिया रखा गया है। दंश कोशिकाओं के कारण एक बार समझ लेते हैं, नाइडेरिया परीक्षाओं में आता है। संघ नाइडेरिया नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इस संघ में दंश कोशिकाएं होती हैं। और दंश कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं, ये जंतु जगत में, ध्यान समझने का हो सकता है, ये जंतु जगत में कहीं पर नहीं होती, केवल नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा में होती। जंतु जगत में किसी भी जंतुओं में नहीं पाई जाती दंश कोशिकाएं, इसलिए इसका नाम नाइडेरिया रखा गया। नाइडेरिया या नीडोसिल या दंश कोशिका। इसके पश्चात इसका नाम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो होता है, सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है एक खांच होती है, हिंदी में दे रहा हूं, सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन खांच होती है। इस सीलेंट्रॉन खांच के कारण इसको सीलेंट्रेटा में रखा गया है। सीलेंट्रेटा भी इसको कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। परीक्षाओं में आता है सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं? सीलेंट्रेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि सीलेंट्रॉन खांच होती है संघ नाइडेरिया जंतु या संघ सीलेंट्रेटा जंतु में। तो दो चीज महत्वपूर्ण हमें समझ में आ गई। नाइडेरिया मतलब दंश कोशिकाएं और सीलेंट्रेटा मतलब सीलेंट्रॉन, इसलिए इसका नाम सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया रखा गया। अब इसके पश्चात आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो जंतु होते हैं सभी जंतु जलीय होते हैं, एक्वाटिक एनिमल। अधिकतर जंतु मैरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और कुछ जंतु होते हैं जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा हम लोग के तालाबों पोखरों में पाया जाता है हाइड्रा। तो ये जो है फ्रेश वाटर एनिमल होता है, अधिकतर समुद्री होते हैं। कुछ ही जो है फ्रेश वाटर एनिमल, बताया था कल। फ्रेश वाटर एनिमल, फ्रेश वाटर जो है एनिमल उसे कहते हैं जो जंतु समुद्र को छोड़ करके अन्य किसी स्थानों में पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, पोखरों में पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रेश वाटर एनिमल या अलवणीय जल हिंदी में कहते हैं।
समुद्री जंतु उसे कहते हैं, जो जंतु समुद्र में पाए जाते हैं उसे मैरीन एनिमल कहते हैं। इसके बाद आता है शरीर की आकृति द्विरूपी बेलनाकार। दो प्रकार की होती है, ये तो बेलनाकार होती है, ये तस्ते की तरह होती है, छतरी की तरह होती है। इनमें जो जंतु होते हैं तो बेलनाकार होते हैं, तस्ते की तरह होते हैं, या छतरी की तरह होते हैं, या प्याली की तरह होते हैं। अग्रभाग जो हाइपोस्टोम होता है, ये हाइपोस्टोम होता है, ये माउथ होता है, मुख होता है, ये हाइपोस्टोम होता है। अग्रभाग हाइपोस्टोम होता है और इसी हाइपोस्टोम जो है फूला हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है इसमें जो समझने की आवश्यकता है कि जो जैसे हम लोग पोरीफेरा में पढ़े थे, पोरीफेरा में पढ़े थे, परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में आता है, थ्योरी में भी आता है, एकेडमिक परीक्षाओं में जो हमारी परीक्षाएं होंगी, कि जो कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन किस संघ में पाया जाता है। कोशिकीय स्तर का, जो कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है, जो सेल डिफ्रेंशिएशन है, ये शारीरिक संगठन है कोशिकीय स्तर का, सेलुलर टाइप ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन। कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में। बताया था कि जैव विकास होता है, जैव विकास मतलब होता है क्रमिक रूप से सरल जीवों से जटिल जीवों की और विकास को जैव विकास कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे होती है, हजारों लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे होती है। तो पोरीफेरा का जब सिलेंट्रेटा बना तो उसमें क्या हुआ, उसमें जैव विकास हुआ और कोशिकीय स्तर से आगे बढ़ करके ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होगा, टिश्यू टाइप का होगा, इसमें ऊतक बनने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज परीक्षाओं में आती है। उसकी ऊतकीय स्तर का शारीरिक संगठन किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है, ध्यान समझने की आवश्यकता है। ऊतकीय स्तर के शारीरिक संगठन किस जंतुओं में पाया जाता है, उसमें हम लोग लिखेंगे नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। इसमें जो है ऊतक बनने लगते हैं, टिश्यू बनने लगते हैं, ऊतकीय स्तर, ऊतक का निर्माण होने लगता है। तो ऊतकीय स्तर शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। इसके बाद आता है मुख संवेदी स्पर्शकों द्वारा घिरा हुआ। स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं संघ नाइडेरिया में, संघ सिलेंट्रेटा में। ये टेंटिकल्स स्पर्शक होते हैं, ये स्पर्शक होते हैं। इसी स्पर्शक द्वारा ये कई प्रकार कार्य करते हैं, इसी स्पर्शक द्वारा ये गमन करते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके द्वारा ये शिकार पकड़ते हैं, शिकार पकड़ते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं और इसके द्वारा गमन भी करते हैं। अन्य कई प्रकार के कार्य हाइड्रा में करते हैं। तो जो स्पर्शक होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हम लोग पढ़े थे, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब दंश कोशिका कार्य क्या है पहले समझ लेते हैं, आखिर होती कहाँ पर है। पहली बात ये कि ये स्पर्शक में होती हैं, ये आधार, ये जो बेस भाग है, आधार भाग को छोड़ के शरीर के सभी भागों में पाई जाती हैं। और जो दंश कोशिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य होता है शिकार करना, शिकार करना, सुरक्षा करना। कुछ दंश कोशिकाएं चिपक करके गमन में भी सहायता करती हैं। तो जो दंश कोशिकाएं होती हैं, दंश कोशिकाएं स्पर्शक में पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रा के पास कोई शिकार आता है, शिकार से कुछ रासायनिक संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, रासायनिक केमिकल निकलते हैं, उस केमिकल के द्वारा ये दंश कोशिकाएं दब जाती हैं। ध्यान समझेंगे, दंश कोशिकाएं दब जाती हैं। कैसे दब जाती हैं? बंदूक की गोली की तरह। जैसे हम लोग देखते हैं बंदूक चलाते हैं, हम लोग देखते हैं कि बंदूक गोली दब जाती है, उसी तरह दंश कोशिकाएं, दंश कोशिका चित्र है, दंश कोशिकाएं, दंश कोशिका है, दंश कोशिका दब जाती है और इनका जो सूत्र यहाँ पर जो रहता है, सूत्र यहाँ पर इस तरह से लपटा रहता है, ये सूत्र बाहर निकल जाता है। जैसे कोई संवेदना मिलती है, शिकार संवेदना मिलती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे गमन करना होता है, तो ये दंश कोशिकाएं दग जाती हैं और दगने के पश्चात इसका जो सूत्र होता है, ये सूत्र बाहर निकल आता है और इस सूत्र में अनेकों कांटे होते हैं। बड़े कांटे स्टाइलेट बोलते हैं, बार बोलते हैं, छोटे कांटे स्पाइन होते हैं या सूल बोलते हैं। तो जो ये ढक्कन होता है, ढक्कन खुल जाता है, तेजी से सूत्र बाहर निकलता है। हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं जैसे हम लोग
कुर्ता है, शर्ट है, इसको पलट दें तो इसका जो अंदर का पार्ट भाग है वो ये अंदर वाला भाग बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से ये भी जो है अंदर जो है फुल रहती है और जैसे संवेदना मिलती है ये दब जाती है और ये बाहर निकल आती है। और इसमें विशेष प्रकार का जो है विष होता है, उसे कहते हैं, परीक्षा में आ सकता है, हिप्नोटॉक्सिन। ये मालूम कीजिए हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन एक प्रकार का विष होता है। ये विष इसमें भरा रहता है और जैसे ही दंश कोशिकाएं दगती, बार बार मैं कह रहा हूँ, दंश कोशिकाएं दग जाती हैं, बंदूक की गोली की तरह दग जाती है, जैसे ही वो दंश कोशिकाएं दगती हैं सूत्र इसका बाहर आ जाता है। हम कल्पना कर सकते हैं जैसे हम शर्ट का जो है अपना जो शर्ट बाएं का शर्ट का पलट दें तो जो अंदर की सिलाई बाहर आ जाए, इसी तरह से जो इसके कांटे हैं बाहर आ जाते हैं और शरीर में चिपक जाते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं इंजेक्शन सिरिंज में सिरिंज से जो है दवा डाली जाती है, उसी तरह से जो विष होता है हिप्नोटॉक्सिन, ये विष जंतु के शरीर में चला जाता है। ये विष कौन सा विष? हिप्नोटॉक्सिन। और ये चला जाता है, छोटा शिकार तुरंत मर जाता है, बड़ा शिकार बेहोश हो जाता है। इसके पश्चात जो स्पर्शक होते हैं इसको पकड़ करके अपने मुंह से ग्रहण कर लेते हैं, मुख से ग्रहण कर लेते हैं। विशेषता ये होती है इसमें कि जो इसमें जो माउथ होता है, माउथ जैसे हाइड्रा हम लोग देख रहे हैं, माउथ के द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है, माउथ के द्वारा ही अपचित खाद्य पदार्थ अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। जो दंश कोशिकाएं जो होती हैं, दंश कोशिकाएं दग जाती हैं और दगने के पश्चात जैसे बंदूक की गोली दग जाती है उसी तरह से दग जाती है। और दगने के पर ध्यान समझने का हो सकता है, दगने के पश्चात शरीर इनका उपयोग नहीं कर पाता और ये एक सिद्धांत प्रकार करती हैं। कौन सा सिद्धांत? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको। लगातार एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, हम लोग हाइड्रा में आगे जो डिटेल में नहीं आप लोग होंगे, हाइड्रा में है अंतराली कोशिकाएं होती है, इंटरस्टिशियल सेल। जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, अंतराली कोशिकाएं लगातार दंश कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। अंतराली कोशिकाएं फिर समझ लेते हैं, अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं ये अंतराली कोशिकाएं हाइड्रा में पाई जाती हैं, सिलिंटेटा में पाई जाती है, विशेषकर हाइड्रा में पाई जाती है। हाइड्रा हम लोग डिटेल अध्ययन कर रहे हैं, हाइड्रा में पाई जाती हैं। और अंतराली कोशिकाएं फिर समझ ध्यान कर सकते, अंतराली कोशिकाएं 45 दिनों के अंदर, विद इन 45 डेज, 45 दिनों के अंदर हाइड्रा की सभी कोशिकाओं का नवीनीकरण कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हाइड्रा की जो सेल्स होती है उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि इसमें जो लगातार जो सेल होती नई बनती रहती हैं। और दंश कोशिका इसका निर्माण भी कौन सी कोशिकाएं करती हैं? अंतराली कोशिकाएं, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिकाएं। ये अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं, ये अंतराली कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? दंश कोशिका का निर्माण करती हैं। तो दंश कोशिका किस सिद्धांत पर काम करती है? यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको। उपयोग किया, इसे अपन ने पेन खत्म हो गया, इसको फेंक दिया। इसी प्रकार से जैसे ये दब जाती हैं, क्योंकि इनका सूत्र अंदर वापस नहीं जा पाता, इसलिए शरीर इनका लगातार बहिष्कार करता रहता और नई सेल्स लगातार बनती रहती हैं। ये प्रक्रिया होती है। कुछ वैज्ञानिक, और उसमें जो दगने का सिद्धांत अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं जैसे कोई केमिकल स्टिमुलस मिलता है, रासायनिक संवेदना मिलती है, ये दब जाती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं इसमें जल भर जाता है, इसलिए अपागुलम ढक्कन खुल जाता है तेजी से और ये दब जाती है। इसके भिन्न भिन्न जो है विचारधारा है, लेकिन समान रूप से ये होता है जैसे शिकार पास आता है, कुछ शिकार से केमिकल स्टिमुलस मिलते हैं और ये कोशिकाएं दग जाती हैं और दगने के पश्चात तुरंत जो है शिकार को मार देती हैं, क्योंकि विष होता है। कौन सा विष? हिप्नोटॉक्सिन विष होता है। ध्यान से आ सकता है, हिप्नोटॉक्सिन विष, ये हिप्नोटॉक्सिन विष होता है। हिप्नोटॉक्सिन विष ये विष होता है और ये विष जो है इसमें जो है भरा रहता है ये, और कांटों के माध्यम से बाहर जाता है। तो हिप्नोटॉक्सिन विष होता है, चला जाता है और जंतु जो है, छोटा जंतु मर जाता है, बड़ा जंतु बेहोश हो जाता है। इसके बाद शरीर अभिसंधित किसमें पाया जाता है? शरीर संगठन ऊतक स्तर पर,
अभी हम लोग पढ़े थे पोरीफेरा में पढ़े थे कोशिकीय स्तर का, लेकिन इसमें क्यों फिर दोबारा बता रहा हूँ, फिर जैव विकास लगातार चल रहा है। पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया बना, इसलिए इसमें ऊतक का निर्माण होने लगा। ये महत्वपूर्ण चीज है, ऊतक स्तर का निर्माण होने लगा। सीलेंट्रान पाई जाती है, सीलेंट्रान की खांच होती है, ये सीलेंट्रान खांच होती है, सीलेंट्रान ये खांच होती है, और ये सीलेंट्रान खांच का इसका नाम नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा भी रखा गया है। सीलेंट्रेटा रखा है, इसमें ये खांच होती है। दंश कोशिका कहाँ होती है? एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस में दो लेयर होती है। एपिडर्मिस बाहरी परत होती है, जैसे हम लोग उसमें पढ़े स्पंज में पेनाइकोडर्म पेनाइकोसाइट बनाता है, बीच में मीसोग्लिया होता है और ये मीजोहेल होता है जिसमें अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, और अंदर का जो सेल लेयर होता है उसे कहते हैं कोनोडर्म या कीट कोशिकाएं। इसमें जो है एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है, गैस्ट्रोडर्मिस बीच के लेयर अंदर की लेयर होती है, बीच में मीसोग्लिया नामक मध्य स्तर होता है, मीसोग्लिया नामक। और इनमें विशेषता क्या होती है? इनमें तंत्रिका तंत्र बहुत निम्न स्तर का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता, मस्तिष्क नहीं पाया जाता और ब्रेन नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता, और अन्य जो तंत्रिका वो नहीं होते, इसलिए जो है इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो निम्न स्तर का होता है और मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र नहीं पाया जाता। जनन अलैंगिक या लैंगिक होता है, भी महत्वपूर्ण चीज है। हाइड्रा में एक मुकुलन होता है, बडिंग हम लोग पढ़े बडिंग पहले, बडिंग या मुकुलन। मुकुलन जो होता है, मुकुलन सामान्यतः हम लोग ईस्ट में जानते हैं, ईस्ट से है, ईस्ट कोशिका है, एक छोटी सी ये निकली मुकुल, न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड होगा और ये खांच बन गई, और ये इसी तरह से हाइड्रा में भी बडिंग होता है। हाइड्रा बडिंग में क्या होता है कि हाइड्रा में इस तरह से जो है, ये हाइड्रा है, छोटी सी निकलती है, इसके पश्चात छोटा बनती है, ये अल्टीमेटली कुछ समय पश्चात ये जो है मात्र हाइड्रा से पृथक हो जाती है, और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो बडिंग जो होता है, बडिंग कब होता है हाइड्रा में? अलैंगिक जनन कब होता है, मुकुलन कब होता है? तब जब अनुकूल परिस्थिति होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है। और कब होता है इसका अनुकूल परिस्थिति? अक्टूबर नवंबर, जब सर्दियां होती है उस समय जो इसमें बडिंग होती है, और बडिंग के द्वारा इसमें जो है कलिका बनती है, बड़ बनती है, और ये कलिका जो है ये हम लोग लिख सकते हैं यंग हाइड्रा, ये निकल जाता है। इसके पश्चात जो है ये अपना स्वतंत्र रूप से नया जीवन उत्पन्न करता है। ये भी कुछ समय पश्चात बड़ा होकर के मुकुलन या लैंगिक जनन द्वारा अपना जन्म करता है। तो इस प्रकार से ये जो है जो सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, नाइडेरिया जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें दोबारा एक बार समझ लेते हैं। विशेषता क्या होती है नाइडेरिया की? नीडोसेल सेल क्या है? दंश कोशिका। दंश कोशिका से इसको नाइडेरिया रखा गया। सीलेंट्रेटा क्योंकि खांच होती है, कौन सी खांच? सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन खांच होती है, इसलिए इसको सीलेंट्रेटा रखते हैं। दंश कोशिका केवल सीलेंट्रेटा में ही पाई जाती है, जंतु जगत में किसी जंतु में नहीं पाई जाती। और जो सीलेंट्रेटा होता है इसके जंतु जो समुद्री होते हैं, कुछ जंतु तालाबों में पाए जाते हैं। दो परत होती है, एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस मीजोहिल होती है। इसमें जो ऊतक संगठन होता है, यही महत्वपूर्ण चीज है, ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है, शरीर संगठन ऊतक स्तर का होता है। इसके पश्चात जो सीलेंट्रान होती है, महत्वपूर्ण देख लिए, दंश कोशिकाएं होती हैं, इसके द्वारा ये शिकार करता है, सुरक्षा करता है और गमन में भी सहायता करता है। इनमें जो है हाइड्रा में भी पूर्ण घन क्षमता पाई जाती है। अगर हाइड्रा को काट दें छोटे छोटे भागों में, 1.6 मिलीमीटर भागों में, तो नया हाइड्रा बन जाएगा। बस उसमें बस दोनों लेयर होनी चाहिए, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। और हाइड्रा में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो हाइड्रा में सहजीवन भी होता है, हाइड्रा में जो भोजन ग्रहण होता है वो भी जो है दो प्रकार का इसमें जो है पाचन होता है। पहला होता है बाह्यकोशिकीय होता है, फिर अंतःकोशिकीय होता है। बाह्यकोशिकीय पाचन कहाँ होता है? इसकी खांच में होता है। यहाँ पर जो है
सेल्स होती है गैस्ट्रोडर्मिस की, उसको टुकड़ों में तोड़ती हैं। इसके पश्चात जो है इसको खाद्य का रूप में भोजन ग्रहण कर लेती हैं जो अन्य सेल्स होती हैं, और इस प्रकार से इसका जो है पाचन हो जाता है। तो ये जो है नाइटेरिया था। नाइटेरिया जो है सिलेंडेटा नाइटेरिया था। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं।